नमस्कार आप सभी को और स्वागत है आप सभी का हमारे इस डिजिटल डिज़ाइन ट्यूटोरियल सीरीज़ के दूसरे सेशन में। पहले सेशन में हमने ऑटोडेस्क स्केचबुक की मदद से हाइड्रो पावर प्लांट का इलस्ट्रेशन बनाया था और इस सेशन में हम एनिमेशन किस तरीके से करते हैं ये सीखेंगे। इस वीडियो में हम ऑटोडेस्क स्केचबुक में एनिमेशन कैसे खोलते हैं, फ्लिपबुक क्या होता है, एनिमेशन के बेसिक्स क्या क्या होते हैं और किस तरीके से हम एनिमेशन बना सकते हैं, वो भी स्केचबुक में, इन सभी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले एनिमेशन बनाने के लिए हम ऑटोडेस्क स्केचबुक को ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के लिए मेरे पास ये ऑटोडेस्क स्केचबुक का आइकन है, मैं इस पर डबल टैप करूँगा। अगर आपके पास यहाँ पे आइकन नहीं है विंडो पे, तो आप यहाँ पे अब हमारे विंडो के बटन पे जाकर या फिर सर्च पे जाकर आप यहाँ पे स्केचबुक टाइप कर सकते हैं। तो जैसे आप स्केचबुक आएंगे तो एक पहला या दूसरा आइकन आपका स्केचबुक का आएगा, तो आप यहाँ से भी स्केचबुक खोल सकते हैं। अब जिस तरीके से आप ऑटोडेस्क स्केचबुक को इलस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से आप इसमें एनिमेशन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए उसके फ्लिपबुक वाले वर्जन में जाना होगा। तो इस वाले वर्जन में जो अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें हम इलस्ट्रेशन करते हैं, और अगर आपको एनिमेशन करना है तो आप उसको फ्लिपबुक में कन्वर्ट करना होगा। तो फ्लिपबुक में कन्वर्ट करने के लिए मैं फाइल पे जाऊँगा, न्यू फ्लिपबुक पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे उसमें न्यू एम्प्टी फ्लिपबुक का ऑप्शन आ चुका है। तो मैं जैसे न्यू फ्लिपबुक पे क्लिक करूंगा, उसके बाद न्यू एम्प्टी फ्लिपबुक पे क्लिक करूंगा, तब आप देखेंगे कि एक ये अगर आपने पहले से कुछ एडिट किया है तो आपको उसमें ये पूछेगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट सेव करना है या नहीं करना है। तो मैं सर नो पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपके उसमें डायरेक्ट ये वाली प्रॉपर्टीज़ वाली विंडो आएंगी। तो जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये छोटी सी विंडो इस तरीके से आएगी। यहाँ पे आप ये पूछ रहा है कि आपको किस रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन के लिए इस्तेमाल करना है। आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए स्क्रीन में तो आप फुल एचडी में कर सकते हो, मतलब एनिमेशन अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाना चाहते हो तो फुल एचडी में कर दीजिए। ये आपकी बड़ी स्क्रीन पे भी इजीली बहुत अच्छे ग्राफिक्स के साथ दिखेगा। अगर आप बेसिक से उसमें डिस्प्ले में करवाना चाहते हो तो आप इस 1280x720 रेजोल्यूशन में भी काम कर सकते हैं। पिक्सल डायमेंशंस आपकी ये सेम यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ये अब आता है प्लेबैक, मतलब आप फ्रेम रेट के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं कि फ्रेम रेट क्या होता है। अगर ये आप इसमें 12 फ्रेम रेट्स को कन्वर्ट कर दोगे तो इसका मतलब है कि आपकी स्क्रीन पे एक सेकेंड में 12 फ्रेम्स आपके स्क्रीन पे रहेंगे। अब अगर ऐसे 24 में कर दोगे तो इसका मतलब कि आपकी स्क्रीन पे एक सेकेंड 24 फ्रेम का होगा, मतलब आपके एक सेकेंड 24 फ्रेम तक प्ले होंगे। उसके बाद आता है फ्रेम नंबर, कितने फ्रेम नंबर होने वाले हैं हमारे स्क्रीन में। तो यहाँ पे बेसिक 240 दिया है इसने, तो आप चाहे तो इसे 240 में भी रहने दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या ये आप अंदर से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो एक बार ये सारी सेटिंग्स आप सेट कर दें, जिस स्क्रीन रेजोल्यूशन, फ्रेम रेट, कितना फ्रेम रेट चाहिए आपको, कितने नंबर फ्रेम चाहिए पूरे फ्लिपबुक में, उसे एक बार सेट कर लें तो आप ओके कर दीजिए। एक बार ओके करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि आपके पास इस टाइप का एक विंडो खुल के आ जाएगा। अब आप एक नया स्क्रीन इस टाइप से खुल के आ जाएगा। तो ये लेआउट आपके ऑटोडेस्क स्केचबुक के लेआउट से डिफरेंट है। आपको यहाँ पे दो नई चीज़ें देखने को मिलती है। एक आपका ये लेयर पैनल जो आपका है, लेयर मेन्यू था, वो बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसमें लेयर ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो या डुप्लीकेट वगैरह, कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ 3 लेयर्स का ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, और जिसमें से पहला होता है फोरग्राउंड, जिसमें आप फोरग्राउंड एलिमेंट ऐड कर सकते हो, मिड ग्राउंड जिसमें आप बीच में जो एलिमेंट रखना चाहो वो ऐड कर सकते हो, और बैकग्राउंड जिसमें आप स्टिल इमेजेस, अगर कुछ इमेज आप बैकग्राउंड रखनी है आपको जो मूव ना कर रहा हो, जिसमें कुछ एनिमेशन नहीं दिखाना है, वो चीज़ें आप बैकग्राउंड में रख सकते हो। उसके बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर का। तो बैकग्राउंड कलर जिस तरीके से उसमें बैकग्राउंड कलर था स्केचबुक में हमारे, उसी तरीके से इसमें भी है बैकग्राउंड कलर, जिसकी मदद से आप, अगर आपको कलर चेंज करना है बैकग्राउंड का, तो आप इस तरीके से यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं इसका। मैं अभी इसे वाइट ही रहने देता हूँ। इसके बाद आपको पास एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलती है। आपके पास एक नया पैनल इसका है, जो आपके पास नीचे देख रहे हो, इसे हम टाइमलाइन कहते हैं। तो टाइमलाइन में आपको इस तरीके का एक छोटा सा लेआउट देखने को मिलता है। ये लेआउट हम इसे टाइमलाइन कहते हैं। अब चलिए देखते हैं कि टाइमलाइन में हमें और क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और क्या होता है टाइमलाइन।
टाइमलाइन आपका अगर आप कुछ एनिमेशन बनाते हैं यहाँ पे और आप इन फ्रेम्स का यूज़ करते हैं तो आपको उन फ्रेम्स को एक्सेस करने के लिए टाइमलाइन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप पहले फ्रेम में देखते हैं या फिर अगर आप एनिमेशन प्ले करना चाहते हैं तो भी आपको इस टाइमलाइन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो एनिमेशन के लिए हम इसके इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से आपका एनिमेशन पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि अगर आपको एनिमेशन दिखाना है तो आप एनिमेशन का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर आपको किसी चीज़ में एनिमेशन दिखाना है या किसी चीज़ में मूवमेंट दिखाना है, अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो आपको उसको उसकी पोजीशन को चेंज करना होगा। और उसके लिए हम इमेजेस का यूज़, यहाँ पे फ्रेम्स का यूज़ करते हैं। जैसे आप 1F 2F 3F देख रहे हैं तो हम इनका इस्तेमाल से उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल के तरीके से देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके टूल्स के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो ये नंबर दिख रहा है इसकी मदद से अगर आपको किसी फ्रेम नंबर पे जाना है, मैं चाहता हूँ मैं 5th फ्रेम से स्टार्ट करूँ अपना एनिमेशन प्ले करना, मैं 5th फ्रेम पे क्लिक करूँगा और इस तरीके से अब आपका एनिमेशन 5th फ्रेम से प्ले होने लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं सिर्फ वापस 1 पे जाए, फर्स्ट फ्रेम से आप प्ले करना चाहें तो फर्स्ट पे क्लिक कीजिए और एंटर दबा दीजिए। अब आपका एनिमेशन जब आप प्ले करेंगे तो पहले फ्रेम से प्ले होगा। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो ये अगर आपको एक नया की फ्रेम ऐड करना है, अगर आपको एक नया फ्रेम ऐड करना है, जैसे कि अभी यहाँ पे मेरा ऑलरेडी है वाइट, अब यहाँ पे एक छोटा सा वाइट बॉक्स देख सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे मेरा की फ्रेम ऐड हुआ है। अगर आप मैं 2F पे जाता हूँ, सेकंड फ्रेम पे जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन देता है कि अगर तुम्हें ऐड की फ्रेम ऐड करना है, अगर आप कुछ बनाते हैं तो आपको इसमें की फ्रेम ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करूँगा तो मेरे इसमें ऑटोमेटिकली की फ्रेम ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे से ऐड करना चाहें तो आप ऐड की फ्रेम की मदद से इसमें की फ्रेम को ऐड कर सकते हैं। अब अगर आपने की फ्रेम ऐड कर दिया और आपने कुछ ड्रॉ किया, अब मैं चाहता हूँ इसे हटाना चाहता हूँ मैं इसे, तो आप क्या करेंगे, आप क्लियर की फ्रेम की मदद से इसे हटा सकते हैं। उसके बाद आता है एक इंसर्ट एम्प्टी की फ्रेम। अब मैं दो जगह में ड्राइंग बनाता हूँ, जैसे कि मैंने पहले फ्रेम में बना दिया, सेकंड फ्रेम में मैंने ये ड्राइंग यहाँ पे बना दी। अब आप चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में एक और ड्रॉ, आप इन दोनों के बीच में एक और एनिमेशन के लिए, आप स्मूथ बनाने के लिए एक और फ्रेम ऐड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, एक और फ्रेम ऐड कीजिए और ये एम्प्टी फ्रेम हो जाएगा। अब आपका जो एनिमेशन होगा वो थोड़ा स्लो चलेगा। अब आप चाहें तो इसके बीच में एक और फ्रेम को ऐड कर सकते हैं। अब जब आप प्ले करेंगे तो इस तरीके से आप 3 फ्रेम में प्ले होते हुए देख सकते हैं। शायद मैंने थोड़ा पहले बना दिया, मैं इसे यहाँ पे बना देता हूँ। अब आप प्ले होते हुए देखेंगे तो अब आपको 3 फ्रेम यहाँ पे प्ले होते हुए दिखाई देंगे। इसकी एम्प्टी की फ्रेम की मदद से हम 2 फ्रेम्स के बीच में अगर आपको फ्रेम ऐड करना है तो आप वो उस तरीके से ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट एम्प्टी फ्रेम के बीच में, इंसर्ट एम्प्टी फ्रेम्स के। अब अगर आपको फ्रेम्स डुप्लीकेट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास डुप्लीकेट की फ्रेम का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो जैसे कि आपने कुछ ड्रॉ किया, अब आप चाहते हैं कि इसी की फ्रेम को आप आगे की तरफ डुप्लीकेट कर दें, तो आप सिंपल डुप्लीकेट की फ्रेम की मदद से इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि पहले फ्रेम में और दूसरे फ्रेम में आपके पास सेम बॉल आ गई है। अब मैं इसे ट्रांसफॉर्म करके राइट साइड लेके जाना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मेरे सेम फ्रेम्स डुप्लीकेट हो गए। अगर आप बाद में उसकी पोजीशन चेंज करना चाहें तो उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। यह आपके काफ़ी यूजफुल टूल है। अब राइट साइड आप देखते हैं तो आपको वही ऑप्शन मिलता है कि आपको फ्रेम कहाँ तक दिखाना है, आपके इसमें टाइमलाइन में कहाँ तक फ्रेम दिखाना है। अभी यहाँ पे 3 पे सेट है, अगर आप इसमें 5 पे सेट कर लेंगे तो 5 फ्रेम तक आपका टोटल दिखाएगा। ये फर्स्ट फ्रेम है, ये एंड फ्रेम है, ये मतलब स्टार्टिंग का फ्रेम है और ये लास्ट का फ्रेम है, कि आपके टाइमलाइन में कितने फ्रेम्स आपको दिखाना है। उसके हिसाब से आप प्ले करेंगे तो आपके उतने फ्रेम प्ले होंगे जितने आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब हम देखते हैं कि उसके बाद हमें यहाँ पे एक 240 करके एक ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स की बात कर रहा है। तो स्टार्टिंग में अगर आपको याद होगा तो हमने वहाँ पर एक फाइल में जब हम न्यू ऑप्शन पे किया था तो वहाँ पे 240 हमने एक नंबर सेलेक्ट किया था कि हमारे जो फ्लिप बुक के इसमें एनिमेशन में हम कितने फ्रेम्स यूज़ करने वाले हैं। तो टोटल हमने 240 नंबर्स में सेव किया था। तो ये वही 240 नंबर है, मतलब आपके पूरे फ्लिप बुक में 240 आपके पास फ्रेम हो सकते हैं, मतलब 240 फ्रेम्स तक का एनिमेशन बना सकते हो। अब आप देखते हैं कि इसके पास हमारे पास क्या ऑप्शन है। एक ऐड ऑटो की फ्रेम का ऑप्शन है। इससे अगर आप की फ्रेम मतलब कुछ भी कहीं पे भी ड्रॉ करेंगे तो एक की फ्रेम ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो आपको यहाँ पे बार बार ये दबाने की ज़रूरत नहीं है, ऐड की फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप की फ्रेम लगा लेगा जहाँ पे भी आप ड्रॉ करोगे। अगर ये नहीं होगा तो आपको की फ्रेम ऐड करना होगा।
उसके बाद ऑप्शन आता है लूप का। अगर आप कोई एनिमेशन बनाते हैं और आप चाहते हैं कि वो लूप हो, मतलब मैंने यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स बनाई है और मैं चाहता हूँ कि 14 के बाद वो रिपीट हो, तो आप लूप ऑन कर दीजिए, तो वो अपना आप लूप हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यार मैंने लूप ऑफ किया है तो ये लूप मतलब ये रिपीट नहीं होता है, ये एक ही जगह पे जाके ख़त्म हो जाता है। लूप ऑन कर देता हूँ तो अब आप देखिए ये लूपिंग होता रहता है, मतलब कि स्टार्टिंग आया फिर वापस स्टार्टिंग से मतलब स्टार्ट से आया, फिनिश किया, फिर वापस स्टार्टिंग पे पहुँच गया। अब एक और इंटरेस्टिंग टूल है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं अनियन स्किनिंग टूल। तो इस यहाँ पे इसे गोस्टिंग टूल भी कहते हैं, गोस्टिंग कहते हैं इसे। तो अगर आप अनियन स्किनिंग टूल की बात करें तो इस टूल की मदद से आप ये देख सकते हैं कि आपने पहली ड्राइंग कहाँ पे बनाई है। अगर मैंने यहाँ पे ये बॉल बनाई, मैं चाहता हूँ कि मैं सेकंड फ्रेम में एक नया की फ्रेम ऐड करूँ, तो जैसे मैंने नया की फ्रेम ऐड कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास पिछले की फ्रेम में आपने जो ड्रॉ किया था वो आप देख नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस अनियन स्किनिंग टूल का। तो यहाँ पर अगर आप अनियन स्किनिंग ऑन करते हैं तो आपको एक हल्का सा उसका सिल आउट टाइप का आपको देखने को मिलता है कि आपने पहले वाला कहाँ पे ड्रॉ किया था। अब इसकी मदद से आप सेकंड वाला जब बनाएंगे तो आपको आसानी होगी कि आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनिमेशन में हम ऐसा करते हैं कि हम चीज़ों की पोजीशन को चेंज करते हैं ताकि हमें वो एनिमेटेड लगे। मतलब अगर आप चीज़ें स्टिल रखेंगे तो वो एनिमेटेड नहीं, फ्लैट इमेज की तरफ दिखाई देगा। अगर आप चीज़ें एनिमेशन में दिखाना चाहते हैं तो आपको उसकी पोजीशन को चेंज करना होगा। तो अगर आपको पोजीशन को चेंज करना होगा तो आपको ये भी ज़रूरी जानना होगा, आपको जानना भी ज़रूरी होगा कि पिछली पोजीशन इसकी कहाँ पे थी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे देखा कि ये यहाँ पे था, तो मैंने अगला जो फ्रेम मैंने ड्रॉ किया वो थोड़ा आगे किया ताकि जब मैं प्ले करूँ तो ये ऐसा दिखाई दे कि पहले ये यहाँ पे था, पहली पोजीशन इसकी यहाँ पे और सेकंड पोजीशन इसकी थोड़ी सी आगे। तो इस तरीके से आप अनियन स्किनिंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल टूल है। और इसके अगर आपको ये देखना है कि आप अगर आप मैंने 5 फ्रेम 6 फ्रेम तक बना दी कुछ चीज़ें, अब आप देखना चाहते हैं कि आपके, मैं यहाँ बीच में की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। और अब आप देखना चाहते हैं कि आपने पहले फ्रेम में क्या बनाया था, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, प्रीवियस के लिए यहाँ पर 6 पे क्लिक कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि 6 फ्रेम तक का आप देख सकते हैं कि आप प्रीवियस फ्रेम में आपने कहाँ कहाँ पे अपनी चीज़ें एलिमेंट्स ड्रॉ की हैं। तो ये तो आगे हो गया हमारा फॉरवर्ड मतलब बैकवर्ड अनियन स्किनिंग का। अगर आपको सामने की तरफ ऐसा देखना है तो उसी तरीके से ये फॉरवर्ड अनियन स्किनिंग भी है। तो जैसे कि मैंने पहले फ्रेम में कुछ मुझे आगे के फ्रेम में देखना है कि मैंने आगे कहाँ पे ड्रॉ किया है, तो मैं इसे एक्टिवेट कर दूंगा। तब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सिल आउट दिख रहा है आपके उसका कि आपने सेकंड फ्रेम यहाँ पे बनाया है। अब आपको कोई और चीज़ मतलब बीच में कुछ बनाना है तो आप इन दोनों के डिफरेंस को देखकर वो बना सकते हो। मतलब ये फॉरवर्ड के लिए अनियन स्किनिंग हो गया, बैकवर्ड के लिए अनियन स्किनिंग हो गया। अब इसी तरीके से ये प्ले के बटन से आपके पास अगर आपको सिंगल मतलब जितना आपकी इस टाइमलाइन पे इतना ही प्ले करना है तो आप इस सेंटर वाले बटन से प्ले करेंगे। और अगर आपको सारे फ्रेम्स एक साथ प्ले करने हैं तो आप इसकी मदद से सारे फ्रेम्स को एक साथ प्ले कर सकते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग पे जाना है, इसके मैं 43 फ्रेम पे पहुंच गया, मुझे स्टार्टिंग पे जाना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं मैं अपनी टाइमलाइन के स्टार्टिंग पे चला गया। तो मैं पहले फ्रेम पे वापस चल जाता हूँ। और अगर आपको एक एक फ्रेम करके आगे पीछे करना है तो आप इस तरीके से एक एक फ्रेम करके आगे पीछे करके देख सकते हैं। और यही आपके कीबोर्ड में भी एक शॉर्टकट कीज़ है। अगर आप एम के बगल पे जो डॉट कीज़ आपको दिख रहे हैं, एम के बगल पे जो एरो कीज़ है, उनकी मदद से आप एक एक फ्रेम आगे पीछे जा सकते हैं। ये कीबोर्ड के लिए आपका शॉर्टकट। बाकी आप अगर एक एक फ्रेम आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट फ्रेम करके आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा कुछ बेसिक यूआई के बारे में। मैं अब एक न्यू फाइल ले लेता हूँ और आपको एक क्विक बेसिक दे देता हूँ कि एनिमेशन असल में होता क्या है, हम किस तरीके से एनिमेशन करते हैं और क्या एनिमेशन का प्रिंसिपल क्या है मेन एनिमेशन का। तो एनिमेशन बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि जो चीज़ हम बना रहे हैं उसको हमें पोजीशन चेंज करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो जैसे अगर मैं कोई चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ तो मुझे अगर उसकी एनिमेशन दिखाना है कि अगर ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है, अगर ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है तो मुझे इन दोनों के बीच में इसे इतनी बार ड्रॉ करना पड़े कि ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए। तो पोजीशन ये हो गई। और इसके बीच में जितने हम फ्रेम्स ड्रॉ करेंगे उन्हें हम किस तरीके से स्पेस करते हैं ये हम इसमें देखेंगे कि इसमें हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा। तो जैसे कि मैं अब एक एम्प्टी फ्रेम की फ्रेम ऐड करता हूँ और दूसरा की फ्रेम दूसरी ड्राइंग इन दोनों के बीच में यहाँ पे बना देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मैंने 3 ड्राइंग बनाई है। अब इसी तरीके से मैं एक और की फ्रेम ऐड करता हूँ, एम्प्टी की फ्रेम ऐड करता हूँ और इन दोनों के बीच में एक ड्राइंग बनाता हूँ।
अब मैं थर्ड फ्रेम में भी एक एम्प्टी की फ्रेम ऐड करूँगा और ये यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। अब ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड। अब इन दोनों के बीच में अगर आप एक और की फ्रेम ऐड करेंगे तो इंसर्ट की फ्रेम, और इन दोनों के बीच में एक ड्राइंग बनाएंगे। अब यहाँ पे मुझे एक और की फ्रेम चाहिए, तो ये थर्ड फ्रेम के बाद मैं एक और की फ्रेम ऐड करूँगा और फिफ्थ फ्रेम के बाद भी एक और की फ्रेम ऐड करूँगा। सेवन्थ फ्रेम के बाद भी एक और की फ्रेम ऐड करेंगे। अब जब आप इन्हें प्ले करके देखेंगे, अब आप देख सकते हैं कि अब आपको एक विजुअलाइज कराने के लिए, आप अभी मेरी अनियन स्क्रीनिंग ऑन कर रखा है, तो अब आप देख सकते हैं कि आपने किस तरीके से किया है। आपने एक ड्राइंग, मैं अनियन स्क्रीनिंग ऑफ कर देता हूँ, आपने एक ड्राइंग यहाँ पे बनाई, सेकंड ड्राइंग से थोड़ी सी आगे बनाई, थर्ड ड्राइंग आपने इससे थोड़ी और आगे बनाई, फोर्थ ड्राइंग, इस तरीके से आप एंड तक, जहाँ तक आपको इसको पोजीशन दिखाना है, आप जहाँ तक से टोटल मूवमेंट दिखाना चाहते हो, आपने वहाँ तक इसको ड्रॉ करके दिखाया है। तो इस तरीके से इसकी पोजीशन यहाँ से इस सारी लोकेशन तक पहुँच गई है। तो अब अगर मैं प्ले करके दिखाता हूँ तो अब आपको दिखेगा कि एक छोटा सा सर्कल लेफ्ट साइड से राइट साइड को जाता हुआ आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से ये होता है हमारा बेस प्रिंसिपल एनिमेशन का, कि किस तरीके से हम एनिमेशन दिखा सकते हैं। आपको सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन और स्पेस कितना देना है आपको उन दोनों के बीच में, इस बात का ध्यान रखना है। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में स्पेस हमें ये डिटरमाइन करता है कि अगर आप इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस देते हैं तो इसकी स्पीड आपको तेज दिखेगी। यही हमारा कंसेप्ट है कि अगर आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो आपको इसकी स्पीड तेज दिखेगी। अब इसी चीज़ को अगर मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम कर देता हूँ, मतलब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैं और फ्रेम्स ऐड कर देता हूँ, तो मेरी स्पीड और स्लो हो जाएगी। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ दिखा देता हूँ। इसे भी अनियन स्क्रीनिंग ऑन कर देता हूँ और एक की फ्रेम ऐड करता हूँ, और अब इसको मैं यहाँ पे एक और बॉल ऐड कर देता हूँ। तो मैं इन सभी के बीच में एक एक बॉल ऐड कर दूंगा। जैसे कि मैं इसे इन सबको एक एक फ्रेम ऐड कर दूंगा, तब आपको दिखेगा कि पहले जो हम एनिमेशन कर रहे थे उसमें और इसमें काफ़ी टाइम का डिफरेंस आ रहा है। तो ये काम हमारा स्पेसिंग का करता है। तो जितना स्पेस आप रखेंगे उससे आपको पता चलेगा कि कितना आपका एनिमेशन स्लो या फास्ट हो रहा है। तो अब मैं इतने एनिमेशन को एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। आप अगर पिछले एनिमेशन से कंपेयर करें तो ये वाला एनिमेशन हमारा पहले से ज़्यादा स्लो है। अब आप देख सकते हैं ये एक एक बॉल कहाँ पे जा रही है। तो इस तरीके से आप स्पेसिंग का यूज़ करके आप ये डिटरमाइन करते हो कि कितना आपका स्पीड होगा। तो जितना स्पीड चाहिए आपको उसके लिए अब बस आप छोटा सा बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको एनिमेशन तेज चाहिए तो आपको कम फ्रेम्स बनाने हैं, अगर आपको एनिमेशन स्लो चाहिए तो आपको ज़्यादा फ्रेम ड्रॉ करना है। तो मैं अब इसे क्लियर कर देता हूँ। क्लियर की फ्रेम को क्लियर करने के लिए मैं इस सारे टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लास्ट वाला टूल है मेरा क्लियर की फ्रेम वाला, इसकी मदद से मैं सारे की फ्रेम को क्लियर कर दूँगा। और फोरग्राउंड, मिडग्राउंड और बैकग्राउंड की लेयर्स को आपको मैनेज करना होगा कि अगर आप इसमें कुछ ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि अगर आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी चीज़ आप बैकग्राउंड में रखोगे वो चीज़ आपके पूरे एनिमेशन में सेम रहने वाली है। तो जैसे कि अब आप देखेंगे कि जब मैं यहाँ पे भी कुछ एम्प्टी की फ्रेम ऐड करूँगा तो मेरे बैकग्राउंड की जो चीज़ है वो अभी भी बैकग्राउंड में, तो मेरे को पूरे एनिमेशन में वो बैकग्राउंड की चीज़ सेम रहने वाली है। अब मैं चाहे फोरग्राउंड में कुछ भी बनाऊँ, मेरा बैकग्राउंड हमेशा सेम रहे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी चीज़ आप बैकग्राउंड में रखो वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब आप उसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते, ऐसी ही चीज़ आपको रखनी है। तो जो बैकग्राउंड जैसे आपने स्काई बनाया तो आप उसे बैकग्राउंड में रख सकते हो क्योंकि उसे आप एनिमेट नहीं करने वाले। तो ये सब था हमारा बेसिक यूआई के बारे में और बेसिक एनिमेशन के टर्म के बारे में। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से इस जो हमने इलस्ट्रेशन बनाया है उसमें हम किस तरीके से उसकी इमेजेस को काटते हैं, अलग करते हैं, उसे पीएनजी में सेव करते हैं और किस तरीके से एनिमेशन के लिए तैयार करते हैं अपनी फाइल्स। और फिर हम उसमें देखेंगे कि किस तरीके से हम फ्लिपबुक का इस्तेमाल करके एनिमेशन करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है या फिर अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। आप इस ईमेल एड्रेस में हमें अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको अपने वर्क शेयर करने हैं तो आप उसमें हमें शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।